वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। फ्रेंड्स, एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज का टॉपिक है नक्सलवाद। करंट इशू के टॉपिक में आज हम नक्सलवाद पे चर्चा करेंगे। ये नक्सली कौन है, ये नक्सली कहाँ से आए, इनका उद्देश्य क्या है, ये क्या करना चाहते हैं और सरकार आज तक इनको लेके क्या की है, ये सारी चीजों को हम डिटेल में एक एक चीज का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉरी, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया, उसके लिए सॉरी आपसे अगेन। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड, जैसे प्रत्येक वीडियो में एक कंसेप्ट की ओर ले जाता हूँ, आपको कंसेप्ट की ओर ले जाता हूँ। कंसेप्ट से आपकी जो क्लियरिटी है काफी अच्छी हो जाती है और आपके जो नॉलेज है आपके सामने काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इसी क्लियरिटी और कंसेप्ट को लेते हुए अब मैं आपको नक्सलवादियों के लिए जो बैकग्राउंड है, जो कहाँ से वो स्टार्ट होता है, उनका उदय कैसे हुआ, ये कौन थे, आइए वहां से बात करते हैं। पृष्ठभूमि एक विचारधारात्मक, राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष है। नक्सलवादी या नक्सलवाद कोई चीज नहीं है, एक विचार है, ये एक थॉट है। और राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष है। राजनीतिक संघर्ष क्या होते हैं? यदि कोई राइट्स गवर्नमेंट हमको पॉलिटिकली राइट्स नहीं दे रही है तो उस राइट्स को पाने के लिए मैं जो स्टेप उठाऊंगा वो स्टेप पॉलिटिकल संघर्ष कहलाएगा, राजनीतिक संघर्ष कहलाएगा। जैसे मान लीजिए सबको वोट देने का अधिकार है, लेकिन मैं एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, यदि मुझे वोट देने का अधिकार नहीं है तो मेरा ये अधिकार है, ये मेरा राइट है कि हम उस पॉलिटिकल राइट को पाएं। ठीक है, उसको लेके जो मैं मूवमेंट और जो संघर्ष स्टार्ट करूंगा वो एक राजनीतिक संघर्ष होगा। आर्थिक संघर्ष क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए समाज में मैं बहुत नीचे तबके से हूं और गवर्नमेंट केवल ऊपर वाले लोगों को ही ध्यान दे रही है, हमारे उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। ये हमारा जो शोषण हो रहा है, जो मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो नीचे तबके के लोग हैं, अगर उनको गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है तो वे लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे और वो जो डिमांड होगा वही एक आपका इकोनॉमिकल स्ट्रगल होगा, आर्थिक संघर्ष होगा। तो नक्सलवाद एक विचारधारा है और उसके साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष है। ये मूल रूप से मार्क्सवाद और माओवाद के वर्ग संघर्ष पर आधारित है। कार्ल मार्क्स को आप लोग जानते हैं, समाजवाद के जनक। माओवाद भी उन्हीं से रिलेटेड है। इनका एक सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये नक्सलवाद जो विचारधारा है ये वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पे काफी काम करता है। वर्ग संघर्ष क्या होता है? कार्ल मार्क्स सर कहते हैं इस समाज में सिर्फ दो ही वर्ग हैं, एक है शोषक वर्ग, एक है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग कौन होते हैं? जो अमीर, पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपति, सामंत, जमींदार, ये शोषक वर्ग है, इनकी संख्या बहुत कम है। दूसरा है शोषित वर्ग, जो आम मजदूर, भूमिहीन किसान और उसके बाद से छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले ग्रामीण तबके के लोग, ये शोषित वर्ग हैं। इनकी संख्या काफी ज्यादा है, बावजूद इसके शोषक वर्ग इनका शुरू से लेकर आज तक शोषण करते आए हैं। तो इन दोनों के बीच जो संघर्ष होगा, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग भी जो संघर्ष होगा, जो कोलेजन होगा, वही संघर्ष इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। नक्सलवाद बेसिकली कुछ नहीं है, नक्सलवाद भी एक वर्ग संघर्ष है। ये उन वर्गों की बात कर रहा है जिन वर्गों को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता नहीं मिली है। वे वर्ग इस समानता के लिए, इस इक्वलिटी के लिए जो लड़ाई लड़े, जो संघर्ष किए, वही नक्सलवाद एक विचारधारा के रूप में आया। यहां तक तो सही था, लेकिन जब चीजें काफी एक्सट्रीम हो जाती है, जब चीजें काफी अति हो जाती हैं तो चीजें बदल जाती हैं। आइए आगे बात करते हैं। फिर आता शुरुआत कहां से हुई? जी हाँ, शुरुआत कहां से हुई? 1967 की बात है। पश्चिम बंगाल में एक जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिला में एक ग्रामीण क्षेत्र है, थाना क्षेत्र कह सकते हैं, जिस थाना क्षेत्र का नाम है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी क्षेत्र में क्या होता है? चारू मजुमदार उनके नेता होते हैं, वहां के काफी जाने माने नेता थे चारू मजुमदार। उनके नेतृत्व में किसान एवं आदिवासी ने सामंती शोषक के विरुद्ध, पूंजीपतियों के विरुद्ध, भूमिपतियों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। ये जो वहां के किसान थे, जाहिर सी बात है किसान है तो गरीब होंगे, शोषित वही है। जो आदिवासी हैं, जो जंगल में रह रहे हैं, तो उन दोनों का शोषण ये लोग मिलकर कर रहे थे। पूंजीपति, उद्योगपति, सामंत, बड़े बड़े जमींदार। जब यही शोषण कुछ ज्यादा होने लगा, एक्सट्रीम लेवल पर होने लगा, तो यही किसान और आदिवासियों ने चारू मजुमदार सर के लीडरशिप में, नेतृत्व में हथियार उठा लिया। और हथियार किस बात के लिए उठाए थे? जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो उनको समानता नहीं मिल पा रही थी, उस सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इन जो शोषक वर्ग थे उनके विरुद्ध हथियार उठा लिए। और वहीं से नक्सलवादियों का जो
आगे बढ़ने का जो क्रम है वही एक नक्सलवाद, एक थॉट, एक विचारधारा के रूप में उभरता है। यहां तक तो अभी सही था। अब आगे आइए बढ़ते हैं। अब आता है लेकिन समय बीतते गए, समय परिवर्तित होते गए, समय बदल गया, लेकिन ये जो नक्सलवादी लोग थे, ये जो नक्सलवाद विचारधारा था, अभी वर्तमान में क्या हुआ, एक हिंसा, अपराध, उग्रवाद का रास्ता अपनाने के कारण शासन व्यवस्था एवं समाज के लिए समस्या बन गया है। कोई भी वर्ग हो, कोई भी विचारधारा हो, जब अपने इच्छाओं या अपने अधिकारों को मांगने के लिए एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है, जब दूसरे के अधिकारों के, दूसरे के कर्तव्यों के, दूसरे के लाइफ को ध्यान नहीं देती है, तब वो विचारधारा एक अलग तरीके से मतलब पेश हो सकते हैं या एक उनका रूप ही चेंज हो जाता है। नक्सलवादी दरअसल बेसिकली वही कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो उनका जो मांग था सही था, लेकिन वर्तमान में हिंसा, अपराध, डकैती, फिरौती, भारतीय सेनाओं पे आक्रमण करना, ये तमाम गतिविधियां उनके द्वारा की जा रही हैं ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर हम लोग बनाए, दबाव बनाए और अपने राइट्स को डिमांड करके हम आसानी से अपने इक्वलिटी के राइट को गेन कर सकें। उनका ये मानना है। तो अभी जो उनका रूप है काफी बदतर रूप हो गया है, जो अब शासन व्यवस्था और साथ साथ समाज के लिए एक समस्या का कारण बन गया है। आपने पिछले 4 अप्रैल को हमारे भारतीय जवानों के मुठभेड़ में 22 जवान हमारे शहीद हो गए, तो क्या उन्हीं नक्सलवादियों ने किया था? तो तब तक तो 1967 के आसपास चालू मौजूदा शरीफ नीति तो काफी सही था, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदलती गई और अब एक नक्सलवाद एक समस्या, एक विचारधारा तो है ही, लेकिन अब एक समाज और शासन व्यवस्था के लिए एक समस्या बन के उभर गया है, जो कि काफी भयानक है। अब आइए बात करते हैं नक्सलवादी कौन है, समझ लिए। नक्सलवाद क्या होता है, विचारधारा ये भी समझ लिए, इनका उत्थान कैसे हुआ, क्या मांगते हैं ये भी आप समझ लिए, अब ये कहां से कहां तक फैले हैं। जी हाँ, इनका प्रभावित क्षेत्र है, अफेक्टेड एरिया है, उसको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आप इमेज में देख सकते होंगे, जो इनका प्रभावित एरिया है, जहां जहां ये पूरे फैले हुए हैं, उस एरिया को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये कहां कहां पाए जाते हैं, नेपाल के पशुपति नाथ का मंदिर से लेके, पशुपति से लेके भारत के तिरुपति तक, नेपाल साइड से लेके भारत के दक्षिण में तिरुपति जी का मंदिर है, वहां तक इनका एक्सपांशन, यहाँ तक ये फैले हुए हैं। जिससे मोस्टली कौन कौन से स्टेट आते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पार्ट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल व राजस्थान के कुछ क्षेत्र होते हैं। ये है उनका रेड कॉरिडोर एरिया, जहां पे नक्सलवादी फैले हुए हैं। अब बात करते हैं नक्सलवाद से रिलेटेड 2 पॉइंट हम यहाँ पे लिखा हूं, नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव। आप सोच रहे होंगे नक्सलवादी तो काफी गंदे हैं, हमेशा अटैक करते हैं लोगों पे, लोगों को मारते हैं, सेनाओं पे अटैक करते हैं, तो उनके सकारात्मक प्रभाव क्या है? जी हाँ, प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, हम दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं नकारात्मक पहलू क्या। उनका नकारात्मक पहलू है कानून एवं व्यवस्था को बिगाड़ना। अब वो कानून एवं व्यवस्था को वो इग्नोर कर रहे हैं, कानून एवं व्यवस्था की चीजों को नहीं मानते हैं, पहले भी नहीं मानते थे, अब भी नहीं मान रहे हैं, और तेजी से इनका अवहेलना कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं इनका, तो ये नकारात्मक प्रभाव है। सेकंड, सरकारी संपत्ति एवं निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाना है। जी हाँ, कभी किसी भी सरकारी गाड़ी को लूट लेते हैं, कभी किसी पे अटैक कर सकते हैं, जैसे आर्मी पर भी हाल ही में 4 अप्रैल को हुआ था, हमारे 22 जवान शहीद हुए। ऐसे उनका अब इस समय जो उनका रूप है काफी परिवर्तित हो चुका है, निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं, नागरिकों तथा सेनाओं की हत्या करते हैं। जी हाँ, मैंने बताया 4 अप्रैल पिछले संडे को हुआ था, और सेनाओं की हत्या करते हैं, नागरिकों को क्या करते हैं, किडनैप करके फिरौती का डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर करते हैं, जो मेरे साथ मेरे ये राइट्स चाहिए, वो राइट्स चाहिए, तो अभी वो नुकसान पहुंचा रहे। फिर महिलाओं एवं बच्चों को नक्सलवादी आंदोलन में जबरदस्ती धकेलना। वहां की जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देके जबरदस्ती उन्होंने अपने कैंप में उन्हें बुला लेते हैं, और मजबूरी में इंसान, बच्चे और महिलाएं फंसती उसमें चली जाती हैं, और वो भी नक्सलवाद में आ जाते हैं, और इनसे उनका क्षेत्र, उनका जो दायरा है काफी बढ़ते जा रहा है, नकारात्मक प्रभाव है। फिर आता है टैक्स कलेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विरोध करते थे। गवर्नमेंट वहां पे किसी भी प्रकार से वहां पे कोई भी टैक्स लगाना चाहती है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहती है ताकि उनकी स्थिति को सुधारा जा सके, वो लोग उसका अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है गवर्नमेंट इसमें भी कुछ ना कुछ करना चाहती है, तो ये सब उसके निगेटिव इम्पैक्ट है, ये नकारात्मक प्रभाव है जो कि काफी भयानक रूप है। आइए कुछ सकारात्मक बात करते हैं। जी हाँ, सकारात्मक में क्या है, वन संरक्षण पर बल। जो गवर्नमेंट या पहले जो बड़े बड़े जमींदार, सामंत, उद्योगपति, पूंजीपति लोग जंगल में जाके आदिवासियों के रहने वाले जो हैबिटेट होता है, निवास स्थान होता है, वो वन ही होता है, तो वन को उन्होंने काटना, वनों का उन्मूलन करना स्टार्ट किया। लेकिन
जहां जिस क्षेत्र में नक्सली है सब, उस क्षेत्र में कोई भी इंसान पेड़ या वन काटने नहीं जा सकता है, क्योंकि उनको डर रहता है। तो इसलिए काफी वन संरक्षण पे वो लोग बल देते हैं, और इसी की वजह से वहां पे वनोन्मूलन की संख्या या वनोन्मूलन काफी निम्न गति से, मतलब नहीं होता है, ना के बराबर ही होता है। फिर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी, यदि कोई श्रमिक है, लेबर है, और नक्सल अफेक्टेड एरिया में रहता है, यदि उसके साथ फिर भी कोई भेदभाव होता है या उसको मजदूरी बहुत कम मिलता है, तो मजदूरी उसको देने वाला डरता है। यदि ये श्रमिक यदि नक्सलवादियों से मिल जाए या नक्सलवादियों से बोल दे कि मेरे साथ शोषण हो रहा है और मुझे न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, तो उसको डर के उस एरिया के लोग उसको मजदूरी भी देते हैं। फिर सामंती अत्याचार में कमी, जो सामंत थे, जो जमींदार थे, जो पूंजीपति, जो उद्योगपति उस क्षेत्र में रहने वाले हैं, जो शोषित वर्ग पे शोषण कर रहे हैं, उनको जो टॉर्चर कर रहे हैं, वो अब डरते हैं कहीं ना कहीं ये जाकर नक्सलवादियों से बोल दे या मिल जाए तो हो सकता है उनको वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अब शोषण भी वहां पे बहुत कम होता है। इनके भय से चिकित्सकों, शिक्षकों और की उपस्थिति इनके इलाके में बढ़ गई है। जी हाँ, इनके डर से उस इलाके में जो प्राइमरी स्कूल है, जो प्राइमरी चिकित्सालय है, वहां पे डर के ये लोग जाते हैं। उनको डर लगता है यदि हम नहीं गए, अपनी ड्यूटी बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक नहीं किए, तो हम लोग फिर नक्सलवादियों के हाथे आ सकते हैं। नक्सली दबाव से छोटे मोटे अपराधों की समाप्ति हो गई है। जी हाँ, वहां पे जो छोटे मोटे पहले अपराध होते थे, जो बड़े लोग कराते थे, उस अपराध में थोड़ी सी कमी आ गई है, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित एरिया है। अब लोग वहां पे नहीं अपराध को नहीं करते हैं। दोस्तों, ये रहा नक्सलवाद क्या थे, कौन थे, नक्सलवाद क्या है, इसके नकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट क्या थे, हमने अध्ययन किया। निष्कर्ष रूप से कहें तो एक वीडियो में और बनाऊंगा, यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सेकंड वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो अब तक जो नक्सलवादी 1967 से लेके टिल अभी तक जो हुआ है, क्या गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन ली है, उसके बारे में हम वीडियो बना देंगे। और गवर्नमेंट एक्शन ली है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इनको जड़ से खत्म कर पाई है जी, और इनको खत्म करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, हम कैसे इनसे निपट सकते हैं, क्या हथियार से निपटा जा सकता है, या फिर अहिंसा पूर्वक इनको चेंज करके, इनके हृदय हार्ट को चेंज करके, परिवर्तित करके, इनके दिल को, पूरे इनके थॉट को ही चेंज करके परिवर्तित कर सकते हैं। ये सारी चीजें यदि आप बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में कंक्लूड करके बता दूंगा आखिर गवर्नमेंट आज तक क्या एक्शन ली है, और कौन कौन से इन पे स्कीम चलाया गया है, कौन कौन से ऑपरेशन करके अब तक नक्सलवादियों को मारा गया है, और उसके साथ साथ कौन कौन से वो उपाय हैं जिससे नक्सलवादियों को समाप्त किया जा सकता है। ये तो बेसिक पॉइंट थे, मैंने आपको कवर कर दिया। यदि आपको अच्छा लगे तो आप बोल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो इसका प्रोवाइड करा दूंगा, और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।